नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर सुपर प्राइम टाइम 7 बजे की बड़ी बहस। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत को लगातार गीतड़ भभकियां दे रहा है। अब पाकिस्तान के खौफ और डर का आलम देखिए। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने साफ कर दिया कि भारत कब हमला करने वाला है। बासित ने कहा कि भारत कार्रवाई तो जरूर करेगा, भले वो आज हो, कल हो, हफ्ते भर बाद हो। हमने देखा कि पुलवामा हमले के 12 दिनों में भारत ने कार्रवाई की थी। उरी हमले के बाद हमने देखा 8 से 9 दिनों में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। बात का रिकॉर्ड क्लियर है कि वो 8 से 12 दिनों के अंदर ही कार्रवाई करता है। इसे कहते हैं डर। जी हां, पाकिस्तान की हवा खराब है, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ का परिवार विदेश भाग गया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का परिवार भी पाकिस्तान में नहीं है। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करने जाएं, जरा सुनिए कि पूर्व उच्चायुक्त जो पाकिस्तान के हैं बासित क्या कुछ कह रहे हैं। कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है। और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारी जो असली कुव्वत है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान हमारा क्या मुकाबला करेगा। तो मैं भारत को सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर जंगें सिर्फ और सिर्फ अस्करियत की बुनियाद पे जीती जा सकती तो फिर अमेरिका वियतनाम में हार ना जाता, हाँ जी, अफगानिस्तान से ना निकलता एम्बैरेस्ड होकर, सोवियत यूनियन उस जमाने का ना निकलता। अभी तक आप ईरान को शिकस्त दे चुके होते। ईरान और इराक की जो वॉर हुई थी उसमें भी इराक के पास केमिकल वेपन्स भी थे और जो इस्तेमाल भी किए थे ईरान के खिलाफ, ईरान को शिकस्त हो जाती। ईरान के पास अब क्या है, लेकिन उसको भी आप उस तरह शिकस्त नहीं दे पाते। तो आपने बासित और बिलावल को सुना, लेकिन जरा भारत से भी एक प्रतिक्रिया आई है। वैसी क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, वो भी आपको सुनना चाहिए। भुट्टो ने कहा है कि अगर बंद करेंगे तो खून की नदियां बहेगी। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उनको ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहां से वहां से कुछ नहीं रहता, आप बोलते चाह सकते हैं, हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। तो आपने ओवैसी को सुना, आपने बासित को सुना, आपने बिलावल को सुना। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, प्राइम एजेंडा के 4 अहम सवाल हैं जिसे आपको देखना चाहिए। जी हां, आइए बारी बारी से आपको सवालों से वाकिफ कराते हैं। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान को अपने बयान पर अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि वो लगातार भारत को धमकियां दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा नरम हुआ है मामला। सवाल नंबर 2,
जिस पर हम डिबेट की लाइन तय कर रहे हैं, जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। क्या जंग के डर से मुनीर का जो परिवार है वो विदेश भाग गया है? यानी सेना प्रमुख ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। यानी डर और खौफ का आलम यह उन्हें लगता है कि भारत अब तो घुसकर मारने ही वाला है। सवाल नंबर 3 जिस पर हम डिबेट की लाइन तय करेंगे, जिन पर हम बहस करने जा रहे हैं कि आखिरकार बिलावल की बातों में नरमी कैसे आई है? ये गर्मी गई कहां? अभी सिंधु में खून बहा रहे थे, पानी बहा रहे थे, भारत को घुसकर मारने की बात कर रहे थे, परमाणु शक्ति का हवाला दे रहे थे, लेकिन अब ये गर्मी कहां चली गई है? नरमी आई कैसे? सवाल नंबर 4 जिस पर हम डिबेट की लाइन तय करेंगे, जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या पाकिस्तान अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है? क्योंकि देखिए, पहले आप धमकाते हैं, फिर आप अमेरिका का नाम लेते हैं, फिर आप ब्रिटेन का नाम लेते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि मध्यस्थता होनी चाहिए, हम बुला रहे हैं भारत को बातचीत के लिए, लेकिन भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये 4 अहम सवाल थे जिस पर हम बात कर रहे थे। जरा ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं कि आखिर बासित ने क्या कहा, बिलावल भुट्टो ने क्या बयान दिए हैं, ये तमाम और क्या कुछ अपडेट है। जी हाँ, बासित की बकबक सुनिए। पाकिस्तान पर भारत जरूर कार्रवाई करेगा, इस बात के लिए बहुत श्योरिटी उनके अंदर है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल टेस्ट भी कर लिया है अरेबियन सी में, यानी भारत जो कुछ कर रहा है, टैक्टिकल जो भी एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान उस पर निगरानी रख रहा है और डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बासित आगे कहते हैं पाकिस्तान हर हालात के लिए तैयार है, यानी अगर भारत हमला करता है तो बासित साहब को लगता है कि पाकिस्तानी सेना मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। इसके बाद बासित कहते हैं भारत 72 घंटे में हमसे बदला लेना चाहेगा, यानी वो ये कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन के अंदर भारत जिस तरह से एग्रेसिव है वो हमारे ऊपर 72 घंटे में हमला कर सकता है। बासित आगे कहते हैं भारत के हमले पर हम चुप नहीं रहेंगे, अगर चुप नहीं रहना था तो सुर क्यों बदल गए हैं? ये बात उन्होंने एक टेलीविजन को इंटरव्यू में बोली है, एक टीवी चैनल पे पाकिस्तान के। वो आगे कहते हैं पानी बंद करने का परिणाम खतरनाक होगा, वो धमका भी रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के लिए महंगा पड़ेगा सिंधु का पानी रोकना। बासित यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा भारत को पानी बंद करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, हमारा पानी है, हम क्यों सोचे बंद करने के लिए? भाई साहब ये देखिए, ये बड़बोलापन होता है। उसके बाद वो कहते हैं पानी नहीं बहा तो खून बहने के हालात पैदा हो सकते हैं, वहां भूखमरी होने वाली है, खून बहाने के लिए कोई बचेगा नहीं पाकिस्तान में। बासित साहब को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वो आगे कहते हैं पाक के पास जो भी हथियार है उसका पूरा इस्तेमाल होगा, यानी धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे पानी भी दे दीजिए। बासित सिर्फ यही नहीं रुके, लगातार उन्होंने अपने बड़बोलेपन का पूरा परिचय दिया है। आगे बोलते हैं पाकिस्तान पर जो भारत की कार्रवाई है वो जरूर होगी, और पाकिस्तान अगर भारत पर कार्रवाई करता है तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। साथ ही साथ अब इसके अलावा जो बिलावल हैं उन्होंने भी लगातार बहुत सारे बयान दिए, तो बिलावल के बयान सुन लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की अपील है। अभी वो खून खराबा करने की बात कर रहे थे, अब बातचीत की बात कर रहे हैं, यानी नरमी आई है, ये खौफ, ये डर है उसका। आगे कहते हैं दुनिया के कई मुल्क कर रहे हैं मीडिएशन की कोशिश, यानी बीच बचाव कौन ही करेगा? पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, कोई उसकी तरफ से क्यों बात करे, कोई सिफारिश क्यों करेगा? बिलावल आगे कहते हैं पाकिस्तान सरकार ने बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया। हम ठुकराएंगे ही, हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब बात करने के लिए कोई बचा नहीं है। तो चलिए पैनल के पास चलते हैं। मेरी पैनल प्रोड्यूसर अरुण मुझसे कह रही हैं कि 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ मैं फटाफट करा दूं। स्वागत कीजिए चंद्रमोहन चौबे का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। साथ ही साथ स्वामीनाथ जायसवाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संतोष पांडे हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। चांद नवाब पाकिस्तान के पत्रकार हैं, ये कुछ ही वक्त में जुड़ने वाले हैं, जब वो जुड़ेंगे तब उनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संतोष, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। पाकिस्तान का सुर बदल गया है, और यह सुर क्या डर और खौफ की वजह से है? अब वो मीडिएशन की बात भी कर रहा है। डॉक्टर संतोष जी, देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के सुर बदले हैं जी। पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है जी, और हमने जब भी पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया शुरू की या पटरी से उतरी हुई शांति प्रक्रिया की बहाली की, फिर से पटरी पर लाए, पाकिस्तान ने फिर से वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है जब अटल जी बस लेकर लाहौर पहुंचे तो उनके फौजी जो है कारगिल और बटालिक सेक्टर की ऊंचाइयों पर पहुंच गए जी। हम पूरे 70 सालों के इतिहास में पाकिस्तान की इसी कथनी और करनी में अंतर देख पाते हैं, और ये कोई नया नहीं है जी। देखिए, जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, वो निश्चित रूप से बहुत ही अमानवीय था
और किसी भी देश के सिविलियन पर इस तरीके से हमला करना जी एक तरह से बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि भारत और उसके दरमियान क्या अंतर है, और इसी अंतर ने पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो फौजी अधिकारी हैं, उनके मन में बड़ा खौफ पैदा कर दिया है कि भारत अगर एक्शन लेता है तो उनके पास क्या क्या होगा। देखिए, एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको मैं आपके समक्ष रखूंगा, आपके जरिए दर्शकों के समक्ष रखूंगा, जी कि पाकिस्तान अपने पूरे इतिहास के दौर में इस समय सबसे बुरी हालत में है। आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रक्रिया को जानते हैं, जी किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया था, जी किस तरीके से पाकिस्तान को एक अवांछित देशों की सूची में डाला गया। जी अभी अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई क्रेडिट नहीं रही। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में डूरंट लाइन में उनकी पिटाई हो रही है। तालिबान लगातार, जो वहां की सरकार है, वो पाकिस्तान पर दबाव बना रही है। उनके अपने ही देश में जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तान की फौजी ज्यादतियों से बेहद परेशान हैं। जी और ऐसा कितने देशों में हुआ होगा, कितने मुल्कों में हुआ होगा कि पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली जाती है। हम ऐसा फिल्मों में देख के आए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हकीकत में हो रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा भी की स्थिति बेहद खराब है। अगर हम देखें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बातों को अगर हम याद करें, तो कहा करते थे कि भारत रूस से तेल ले रहा है, अमेरिका से उसके तिजारती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है, और ऐसे में उन्होंने ये जो मिस एडवेंचर किया है, इसने उनकी रातों की नींद छीन ली है। और यही सबसे बड़ा खौफ है जो उनके नेताओं में, उनके हुक्मरानों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संतोष जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है, पॉइंट टेकन डॉक्टर संतोष। चंद्रमोहन चौबे जी, जिस तरह की सख्ती भारत सरकार ने दिखाई है, पानी बंद कर दिया, वीज़ा कैंसिल कर दिया, हाई कमीशंस बंद कर दिए गए, अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भाई हमला होने वाला है। अब्दुल बासित जो एक्स वो हाई कमिश्नर है, पूर्व उच्चायुक्त है, वो कह रहे हैं कि भाई भारत तो बदला लेगा, 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होने वाली है। और आज लगातार जैसे ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, राजनाथ सिंह सेना प्रमुख से मिलने गए, पीएम मोदी के पास गए, तो स्ट्रैटेजी तो बन रही है पाकिस्तान को धूल चटाने की। चंद्रमोहन जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पहलगाम में एक हमला जो उन लोगों ने किया है जी, वो भारत नागरिक पर किया है, वो भारत पर हमला किया है जी, वो इस बात को भली भांति जानते हैं, और वो इस बात को जान भी रहे हैं कि उनसे तो गलती हो गई जी, और वो ये जान रहे हैं कि इसकी कीमत भी उनको बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी जी। जैसा कि हर आदमी का एक स्वाभाविक होता है कि वो डराता है, धमकी देता है और प्रत्यारोप करता है, जिस प्रकार से भी पाकिस्तान के हो, चाहे वहाँ के कलाकार हो, चाहे वहाँ के मीडिया के लोग हो, उनकी डराने का ये आडंबर तो खूब बना रहे हैं कि वो बिल्कुल भयभीत नहीं है, लेकिन ये उनका आडंबर और ये उनका बनावटी चेहरा मात्र 2 या 3 दिन रहा। आज यदि आप देख रहे होंगे तो आज उनका डर इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने भयभीत हैं और कितने डरे हुए हैं कि उनके सेनापति, उनके सेना के प्रमुख का परिवार जो है पाकिस्तान छोड़ रहा है। उनके विदेश मंत्री के परिवार का अता पता अभी नहीं है कि उनका परिवार कहाँ है। ये तो जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। चंद्रमोहन चौबे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल मेरे साथ लगातार हैं। स्वामीनाथ जी, भारत सरकार हर पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसके बावजूद विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। स्वामीनाथ जायसवाल, विपक्ष नहीं कर रहा है, खुद इनके नेता माने हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है जी, क्योंकि आप देखे होंगे कि जिस दिन सर्वदलीय बैठक था उसके बाद इन लोग को मानना पड़ा कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि वहां पर 4000 से 5000 रोज पर्यटक जाते थे। जिस तरह से घटना कायराना हरकत करने का
हिमायत किया पाकिस्तान, जिस तरह से हिम्मत इनके अंदर आई कि दिन में घुसकर मार के चले जाते हैं और वहां एक फौज, एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा रहा। डोभाल जैसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इनको फोकट कर रोटी तोड़ने के लिए नहीं इंटेलिजेंस में बैठाया गया, एक पारखी नजर रखने के लिए हमारे चूक हुआ है। जैसे आप देखे होंगे 26/11 पर माननीय प्रधानमंत्री, उस समय पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मनमोहन सरकार पर सवाल उठाया। हम तुरंत हमारे शिवराज जी को इस्तीफा दिया गया, विलासराव देशमुख से इस्तीफा ले लिया गया। तो हम अपने गलती को मानते हैं और ये लोग गलती नहीं मानते हैं। जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं, घुस कर जवाब दीजिए। इच्छा शक्ति इंदिरा जी जैसा रखिए और उसको अपने एहसास को दिखाइए कि बार बार आप ही के समय में, चाहे संसद भवन पर हो, कंधार आप जाते हैं छोड़ने, इस तरह का कारगिल युद्ध होता है, संसद भवन पे होता है, अब पुरी में हमला, पुलवामा होता है, अक्षरधाम होता है, बस पे अभी देखे 6 महीना पहले चुनाव से जो वैष्णो देवी बस पे जम्मू में हमारे दिल्ली के भी 4 लोग को, यानी 9-10 लोगों का हत्या किया है घुसकर, जो कश्मीर 370 धारा हटाने के बाद ये लोग बोले थे कि हम लाल आग किए हैं। अब ऐसा घटना नहीं घटेगा जो नोटबंदी और लाल 370 के बाद अमन चैन है, लेकिन सतर्कता हमेशा रहना चाहिए, मजबूती से रहना चाहिए। एक कायराना हरकत करने का मौका क्यों देंगे हम? उस पाकिस्तान को औकात नहीं है कि भारत के सामने तिरपाल लगा सके। वो आज भक्ति दे रहा है और उस धमकी का खुद के हम लोग जवाब देना चाहिए। हम लोग साथ खड़े होकर जवाब देंगे। पूरा विपक्ष खड़ा है। मोदी जी, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, बिहार की रैली मत कीजिए। आप रैली और चुनाव में मांगते हैं, जैसे पुलवामा हुआ था, आप देखे होंगे 24 हमारे जवानों के शहादत के बाद 268 किलो आरडीएक्स पहुंच गया और अम्बेडकर मालिक का 7700 पेज का एसआईटी रिपोर्ट के बाद अम्बेडकर मालिक का आज तक पता उस रिपोर्ट में नहीं था कि किसके अम्बेडकर से कन्वे में 268 किलो। तो कहीं ना कहीं चूक होती है। हमारा चूक का फायदा वो उठाया है, उसको जवाब देना चाहिए, उसके जवाब देना पड़ेगा। बातों से काम नहीं, पानी बंद करने से नहीं, जवाब देना पड़ेगा। उनको औकात में लाना पड़ेगा। पाकिस्तान को उनकी औकात नहीं है कि भारत के सामने आंख उठा सके। इच्छा शक्ति बातों से नहीं होना चाहिए। देखिए, कुवैत से भाग के आते हैं प्रधानमंत्री जी, मीटिंग करते हैं, सारा करके बाद प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं बिहार रैली से, हुंकार भरते हैं। उनको तुरंत कश्मीर जाना चाहिए जहां ये घटना घटी है। गृह मंत्री जी गए थे और उनको प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी अमेरिका से आते हैं, वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद तुरंत कश्मीर जाते हैं जहाँ घटी है। प्रधानमंत्री देश के 145 करोड़ के ताकतवर प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम बीजेपी। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर क्यों नहीं गए? चंद्रमोहन जी, पीएम कश्मीर क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए जी, ये कांग्रेसियों की भाषा शैली आप देख नहीं रहे कि ये द्विभाषीय हो गए। इनकी भाषा शैली जी, ये बोल तो रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन ये सहयोग इनकी भाषा में और इनकी बोली में सहयोग किसका दिखता है? आपसे प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। हम पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाए थे। आप लेजर गिदड़ भप्पी से नहीं डरते। हम लोग ताकत दिखाए थे। इंदिरा जी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति वाली थी। गिदड़ भप्पी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग घुस के मारते थे। आप लोग खाली लेखापति नहीं करना है। आप कश्मीर नहीं गए, क्यों नहीं गए बताइए। कह रहा है कि हमारे पास सवाल खड़ा। आप मनमोहन सरकार पे सवाल किए, हम तुरंत गृह मंत्री से इस्तीफा, मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिए, और आप बंद कराइए। क्यों फेल है? इंटेलिजेंस फेल है। आप देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं। बात करने का तरीका नहीं पता है क्या? कोई शिष्टाचार नहीं है क्या? आपके बीच में हम बोल रहे थे क्या? एकदम बेवकूफ। क्यों इंटेलिजेंस फेल है? क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? आपके बीच में हम बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे ना। ठीक है, बोलिए चंद्रमोहन चौबे, अपना जवाब दीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल, नहीं पहले इनकी, मैं आ रहा हूं। ठीक है, नहीं इनकी आवाज बंद कराइए। सुनिए, आप बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। आप बोलिए चंद्रमोहन जी। कितने गंभीर विषय पे चर्चा, देखिए कितने गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है और ये तू मैमी कांग्रेसी कर रहे हैं।
ये बोल रहे थे तो हम बीच में बोल रहे थे, हम इनकी आवाज सुन रहे थे ना। बोलिए 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 स्वामीनाथ जी, इस तरह नहीं स्वामीनाथ जी, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। चंद्रमोहन जी प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। ये कांग्रेसी समझे या न समझे जी, देश समझेंगे। मोदी जी विश्वास रखने वाले लोग भली भांति जानते हैं जी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी मिला तो लेंगे और चुन चुन कर लेंगे, और ऐसा लेंगे कि पाकिस्तान की जो है 7 पीढ़ियां आने वाली याद रखेगी, चाहे वो सर्जिकल रही हो, चाहे हो, और या अभी तो हमने शुरू किया ही नहीं कुछ, अभी तो हमने अपने सैनिकों को उतारा नहीं, अभी हमने कोई सैनिकों की कार्रवाई नहीं की है, अभी तो सिर्फ हमने आर्थिक और कूटनीतिक चोट पाकिस्तान को दिया है। तो वो इतना डरे और सहमे हुए लोग हैं, पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं, वो डर गए हैं, वो सहम गए हैं कि उनको जवाब बड़ा करारा मिलने वाला है और वो उसकी साथ याद रखेगी। लेकिन देखिए आपके चैनल पर एक कांग्रेसी की भाषा कैसे होनी चाहिए इस आपातकाल के समय में, एक प्रकार से देश के ऊपर जब हमला हुआ हो, देश को जनता की कोई दुख की घड़ी में हो, और तब आप कांग्रेस की भाषा शैली सुनिए, कांग्रेस की नेता की। अरे भाई शैली हम सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके गलती पर, उंगली खड़ा कर रहे हैं, भाषा शैली खराब हो गई। ठीक है, अरे तो सवाल खड़े करो, मेरी बारी आने दो ना, जब आप अपनी प्रधानमंत्री आपके हाथ में है, सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाएगा, सवाल क्यों नहीं किया जाएगा आपसे भाई? आपसे ज्यादा पाकिस्तानी समझदार है, वो इतने डरे हुए कि अपने सवाल का बचाने जवाब के लिए भाग रहे। सवाल का जवाब दो। अरे देंगे, हम अक्साई चिन्ह नहीं देंगे, हम पीओ उनको नहीं देंगे, हम पीओ को भी लाएंगे। आपकी तरह हम जो है चाइना को तिब्बत नहीं देंगे, आपकी तरह लंका को जमीन नहीं देंगे, ठीक है? आपका इतिहास पूरा भारतवर्ष जानता है कि भैया कांग्रेसी सुनो, हमें चुनाव जीतने के लिए अरे बेशरम सुनो, बेशरम सुनो आप चुप हो जाओ, बिल्कुल सुनो जवाब दो कि प्रधानमंत्री आए तो सही, लेकिन वोट मांगने चले गए बिहार, उनको जाना चाहिए कश्मीर, हरियाणा में बिहार नहीं जाना चाहिए, हरियाणा में क्या कर पाए, हरियाणा बिहार नहीं जाना चाहिए था, कश्मीर जाना चाहिए था, कश्मीर जाना चाहिए। देखो और अपने इधर सुनो, आप ही के नेता बता रहे हैं फेलुअर है। चुनाव जीतने के लिए 26/11 आप लोग ड्रामा करते हो, आप लोग मुसलमानों को वोट मांग रहे थे। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं स्वामीनाथ जी, चंद्रमोहन चौबे, ठीक है, लेट्स मेक अ गुड डिबेट, अच्छी डिबेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। डॉक्टर संतोष पांडे, मैं ये समझना चाह रहा हूं, पाकिस्तान अब मीडिएशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन का नाम लिया, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही कि 30 साल से लगातार हम पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे मुल्क हैं। देखिए ये जो बात उन्होंने कही है ये बिल्कुल भी अप्रासंगिक है, वो इसलिए क्योंकि वो हत्याएं कर चुके हैं भारतीय नागरिकों की भारत के कश्मीर में, और अब वो इसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य को ठहराना चाह रहे हैं। तो ये इनका कूटनीतिक प्रयास है ताकि जो खतरा है उसको टाला जा सके, और जिम्मेदारी किसी काम इन्होंने किया है, जिम्मेदारी किसी अन्य मुल्क पे डाली जा सके जी। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात रही है। आप देखिए जब शिमला समझौता हुआ था तब जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी से मिले थे, और जिस सौहार्द के माहौल को उन्होंने बनाया था वो कृत्रिम ही था, कोई वास्तविक स्थिति नहीं थी, लेकिन जो भी थी कोशिशें थी कि शांति स्थापित हो। और इसीलिए 1972 से लेके अब तक भारत का प्रयास रहा कि जो कश्मीर का विषय है, और
इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ जितने विषय हैं उसको शिमला समझौते की भावना के साथ उसको देखा जाए और उसको हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से एक दोहरी नीति चली है। एक तरफ वो शांति की बातें करते आए हैं, खाली बातें की हैं उन्होंने, दूसरी तरफ वास्तविक जो काम उन्होंने किया है वो है आतंक की फैक्ट्री लगाना। अब वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन इसके लिए जिम्मेदार है या अमेरिका के लिए उन्होंने काम किया है। अब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला जी, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी का दर्जा प्राप्त था और वो न सिर्फ एशिया बल्कि अमेरिका तक में तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार था। वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिलता है और बड़ा आरामदायक जीवन जा रहा था। दूसरी एक चीज और भी है कि जो 9/11 का हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसको भी हम लोगों ने देखा कि उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। दुनिया में कहीं पर भी हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान तक बात पहुंच रही है, कहीं न कहीं से कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका और ब्रिटेन पर ये जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, यदि यही मान लिया जाए तो ऐसे आतंकी जो इन दो देशों ने तैयार कराए हैं, क्या वही उल्टा जाके अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला करेंगे? तो ये पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दम नहीं है और दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मध्य पूर्व, जिसको पाकिस्तान समझता है कि ये इनका बड़ा ही स्वाभाविक क्षेत्र है और यहाँ से उनको समर्थन मिलता रहेगा, वहां भी उनके लिए कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। अब आप समझिएगा कि पाकिस्तानियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। आप देखते हैं पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर कितना हल्ला मचा था, कितनी बातें हुई थी। डॉक्टर संतोष, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी तक, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अभी तक पाकिस्तान के तोहमतों का, आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? व्हाइट हाउस से कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बातों को संभवतः वो गंभीरता से नहीं लेते हैं और न सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो इस तरह की बातों को सुन रहे होंगे, वो उसको उपहास के रूप में देख रहे होंगे और पाकिस्तान ये जानता है कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जाए जिसमें वो बच जाए और जिम्मेदारी किसी और पर हो जाए। दरअसल एक और भी इसका पक्ष है, वो ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका से आज भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऐसा कहे कि ये भी एक दांव चल रहा है कि भारत का जो रुख है वो अमेरिका की तरफ हो जाए और ब्रिटेन की तरफ हो जाए पाकिस्तान से हट के, इससे पाकिस्तान बच जाएगा। दरअसल ये कूटनीतिक चाल है, वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। वे आतंकी जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है जी, वो कहीं और से नहीं आए हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में पैदा हुए हैं। आपको हिलेरी क्लिंटन की बात याद होगी, दर्शकों को याद होगी कि जब हिलेरी क्लिंटन ने ये बात कही थी कि अपने पिछवाड़े के हिस्से में जो अगर सांप पालेगा तो इस बात की आशंका हमेशा रहती है कि वो घर के अंदर घुस के भी काटेगा। पाकिस्तान को सारी दुनिया जानती है कि ये आतंकिस्तान है और इन्होंने आतंक की न सिर्फ नर्सरी उगाई है बल्कि उनको पुष्पित और पल्लवित होने का भरपूर प्रयास भी किया है। भारत में जो हमले होते रहे हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो ये अभी का पहलगाम में जो दुर्भाग्यपूर्ण जो हत्याएं हुई, ऐसी स्थिति है, इन सब के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान है। अगर अब आप देखिए अमेरिका से तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण हुआ है, भारत आए हैं और भारत में मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके लिए उन पर कार्रवाई जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। आज अमेरिका और भारत सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का ताकि आतंकों को जड़ से मिटाया जाए। पाकिस्तान इस नैरेटिव को खत्म करना चाहता है क्योंकि अगर सारे देश जो सभ्य देश हैं दुनिया के वो मिल जाते हैं और मिलकर आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं तो सबसे पहला जो लक्ष्य होगा वो पाकिस्तान खुद होगा। तो अपने बचाव के प्रयास में ऐसी कोशिशें कर रहा है और मैं समझता हूं इनमें कोई दम नहीं है। आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ऐसी कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा भी कहीं कुछ हो सकता है। वेल सेड, ठीक है। चंद्रमोहन चौबे, इंटेल ये भी मिला, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वहां पर चाइनीज मेड एक ह्यूआई का सैटेलाइट फोन मिला है जिसके जरिए लगातार जो आतंकवादी थे पहलगाम हमले में जो शामिल थे और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स उनसे बात कर रहे थे। तो क्या चीन का भी एक एंगल है? क्या चीन भी कहीं ना कहीं इस साजिश में शामिल हो सकता है? देखिए, चीन जो है पाकिस्तान के नजदीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देख ही रहे उनके कई उसके निर्माण कार्य चल रहे हैं, कई उसने जो है पीओके का कुछ जो है उसने उसको चीन को दे रखा है।
तो सब हो सकता है, लेकिन अभी मान लीजिए पूरे सबूत और भी जांच है, इसमें जांच होगा और निश्चित तौर पर जांच में जो भी होगा, जो लोग भी आएंगे, बचे कोई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं है, वो करते भी। 2014 के बाद जब सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की और एनडीए की, तो आपने देखा सबसे पहले उन्होंने जो है में कूटनीतिक संबंधों को बनाया, दूसरा उन्होंने बॉर्डर पे को मजबूत बनाया। आपको बता दें कि बॉर्डर पर 750 से अधिक छोटे बड़े पुल बने हैं। बॉर्डर पे हमारी सेना पहुंचने में जो समय था, आज हमारी सेना सुगमता के साथ वहां इतने सड़क बन गए हैं, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चीन का हो या पाकिस्तान का हो, यहाँ तक कि ऑब्जेक्शन, चीन ने कितनी बार ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बावजूद हमारी वहां पे सेना के लिए सड़कें बनी। आज हम लोग आसानी से बॉर्डर पे जाके कोई भी त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा तो रक्षा क्षेत्र में भी आज हम लोग पहले आयात करते थे, अब हम लोग अपने हथियारों को विदेशों में निर्यात भी करते हैं। आज हमारे पास राफेल है, आज हमारे पास जो है फ्रांस का चिनूक है, या और कई प्रकार जो होते हैं जो रक्षा से लड़ने के लिए हथियार खरीदे गए हैं। हथियार आज हमारे यहाँ बन रहा है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल हो या ऐसे टेक्निकल जो सीमा पर चिन्हित कर सके कि कौन कहां पर है, किसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है। तो आज हम लोग निश्चित तौर पर संपन्न हैं और इनका हिसाब इतना तगड़ा हो, इतनी कार्रवाई तगड़ी होगी कि पाकिस्तानी जो है कल्पना भी नहीं सकते हैं कि क्या होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो जो कहा है, किया है, उनके कथनी में और करने में कोई अंतर नहीं है। और आज उसी का नतीजा देखिए कि कोई विश्व का देश आज एक टेक्निकल ग्लिच है, फिर से कोशिश करें उनके पास जाने की। स्वामीनाथ जायसवाल, आप सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए, ये सवाल भी आप खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं स्वामीनाथ जी, कांग्रेस अगर इस स्थिति में होती तो कांग्रेस का क्या अगला कदम होता? देखिए, आप देखे होंगे कि पहले भी हमारी नेता इंदिरा गांधी जी की क्या कदम था, आप भी जान रहे हैं, सेना को किस तरह से मजबूत बनाकर और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सेना के साथ खड़ा होकर, और जिस तरह से दक्षिण पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तान के सेना को घुटने पर टेकने का मजबूर किया गया, और उसके बाद बांग्लादेश उससे उत्पत्ति एक दूसरा विभाजन किया गया ताकि उनका कमजोर हो जाए और वो औकात में रहे। और पाकिस्तान गिदड़ भक्ति हमेशा देते रहता है, और अब 370 धारा हटाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर कहे कि अब किसी की औकात नहीं है, 370 हटा दिए, नोटबंदी एक कारण था, नोटबंदी कर दिए, सब करने के बाद अब आतंकवाद मुक्त हो गए। अब हमको अग्निवीर अग्निपथ योजना चलाकर और सेना को जिस तरह से कमजोर सेना को मजबूत मंसूबा, हम कल जा रहे थे जबलपुर, हमारे साथ 10-12 बच्चे थे जो अग्निपथ अग्निवीर योजना में ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। बोले अंकल ऐसा है कि अब मजबूरी है हमको जाकर 4 साल में नौकरी करके रिटायर होना है, जब देश का 75 साल का प्रधानमंत्री रिटायर नहीं हो सकते, लेकिन हम 4 साल पर रिटायर हो जाएंगे। तो सेना के लिए हम लोग इच्छा जाहिर किए थे, सेना को मजबूत करने के लिए, देश के सेवा भाव के लिए मजबूत करने के लिए। तो सेना को पारिक्रम और मजबूत बनाने के लिए एक कदम और मजबूत करना चाहिए। तो वहां पर इसको कमजोर कर जिस तरह से ये किया गया। और दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उनको कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जिस दिशा जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर सवाल इसलिए है कि सवाल वो भी करते थे, 26/11 पर सवाल प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते हुए 5 सवाल दागे थे हमारे नेता, दिवंगत नेता मनमोहन सिंह जी पर। मनमोहन सिंह जी वहीं जाके ताज होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वहीं पर विलास राव देशमुख को भी इस्तीफा देना पड़ा, शिवराज पाटिल को भी हटना पड़ा गृह मंत्रालय से। तो हम निर्णय ठोस लेते हैं, हम बातों में फंसाते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा बात हुई है, जिस तरह से मंसूबा आतंकवादियों का घुसकर और धर्म के नाम पर मारने का जो काम किया, धर्म पूछकर, ये इतना बड़ा दुस्साहस करने का
जो काम किया, क्रूरता किया, हमारे भारतीय जो पर्यटकों को डराने धमकाने का काम किया कि पर्यटकों को कभी मारने का कोशिश नहीं करते। पिछले आप जम्मू में देखे होंगे, वैष्णो देवी बस पे जाते हुए 9-10 लोगों का हत्या कर दिए थे, चुनाव जो विधानसभा था उससे 2-3 महीना, 1-8 महीना पहले। और इस तरह का घटना पहले नहीं, जम्मू तक तो नहीं पहुंचते थे, इस तरह का घटना का अंजाम देने का उनकी औकात हो गई। उसके औकात को बताना पड़ेगा, ये नहीं कि बड़े बड़े डींगे हाथ कर बिरयानी खाने पहुंच जाना। ये निरंतर आप ऐसे बात करते हैं, दोतरफा नहीं, आपको अपने ताकत का पूरा एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को नंगे पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन स्वामीनाथ जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। डॉक्टर संतोष पांडे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस तरह की टैक्टिकल एडवांसमेंट में भारत लगातार जा रहा है, वॉर प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं, डिप्लोमेटिक जो सख्ती है वो भारत ने किया है, लेकिन अभी तक कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा होकर ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ जंग में हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सहानुभूति, श्रद्धांजलि एक अलग मसला है, लेकिन किसी ने यह भी तक नहीं कहा कि चलो तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर संतोष, पहली बात ये है कि भारत सक्षम है और सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से आज 2025 का भारत है और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए भारत अगर पूरे मुक्त हृदय से प्रयास करे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकल आएगा। तो पहली बात तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। तो रही बात अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की, तो अमेरिका ने कहा है और भारत के पूर्व में अमेरिका के साथ कई ऐसे समझौते भी हुए हैं जिसमें दुनिया के जो सभ्य देश हैं, अमेरिका जैसा देश है, वो आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ है। एक और बात मैं कहूंगा, दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई देश दूसरे देश के साथ किसी समस्या में उलझे, वो भी तब जब उसका कहीं से कितना जुड़ा हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो देश राष्ट्रहित है वो महत्वपूर्ण होता है और जो दुनिया के देशों का गठबंधन जो बनता है वो इसी बेस पर बनता है। ऐसे देश जिनके हित जुड़े होंगे भारत के साथ या भारत के इस अभियान में, वो जरूर भारत का साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, वो सभ्य बनाम बर्बर का है। पहले हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए, ये सभ्य बनाम बर्बर देशों के बीच मुकाबला है। तो पाकिस्तान बर्बर देश है और सभ्य जो दुनिया है वो निश्चित तौर पर भारत के साथ है। डॉक्टर संतोष, आप आने वाले 2-4 दिनों में क्या स्ट्राइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत की ओर से? रिटेलिएशन आप देख रहे हैं, बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट? मुझे लगता है कि जो सैन्य मामले हैं वो प्रोफेशनली अच्छे तरीके से जानते हैं और ये ऐसे विषय हैं जिन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है और ना ही ये जस्टिफाइड है। मुझे लगता है कि ये सेना पे छोड़ना चाहिए, देश के नेतृत्व पे छोड़ना चाहिए, वो कब सही फैसला लेते हैं, सही समय चुनते हैं। देखिए, ध्यान रखें इस बात को कि जो सैन्य कार्रवाई है या राजनीतिक कार्रवाई है, जो भी कार्रवाइयां होती हैं, ये निश्चित तौर पर प्रोफेशनल है। इनमें भावनाओं पर बैठे हुए इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए जाते। हाँ, इतना जरूर है कि भारत ने जो अभी तक कदम उठाए हैं, खासतौर पर सिंधु जल संधि की समीक्षा करने का जो निर्णय लिया है, ऐसे जो कड़े कदम है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को लाइन में लाने के लिए पर्याप्त है। एक बात मैं और कहूंगा, अमन जो जनभावना है उसके आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक ही विकल्प जोर है सैन्य कार्रवाई पर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैन्य कार्रवाई के पहले विकल्प नहीं होते। और ठीक है डॉक्टर संतोष, वी आर वेरी सॉरी डॉक्टर संतोष, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। चंद्रमोहन चौबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एकनाथ जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान को जो डर और खौफ सता रहा है उसकी वजह भी है। वजह उरी और बाकी जो स्ट्राइक पाकिस्तान पर भारत ने की थी उसकी वजह से भारत को लगता है कि अगली स्ट्राइक जल्द हो सकती है। यारों के छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी प्राइम मिनिस्टर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा।